रात एक पहर बीत चुकी थी। डाक बंगले के हिंदू चौकीदार ने उनके कमरे में एक तरफ लकड़ियों का गट्ठा लाकर रख दिया, फिर लकड़ियां आतिशदान में रखकर आग सुलगाकर वो चला गया। जाते जाते उसने दरवाजे के पास खड़े होकर पहले हाथ बांधे, फिर मसखरों की तरह दांत निकाल कर बोला, महाराज जी, यहाँ सबसे कीमती चीज लकड़ी है, इस मौसम में तो खास तौर पर। बाकी मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताइए। इधर गर्मी का सारा बंदोबस्त मौजूद है। देहातों से जो मुसलमान छोकरियां आई है ना, एकदम पटाखा है। वो उधर सोनी लॉज में रहते हैं वो लोग। शेरू का साथी जब्त न कर सका, बोला, बको मत और दफा हो जाओ। चौकीदार ने इस डांट को साहब लोगों का नखरा जाना और हाथ बांधता हुआ बाहर निकल गया। वो पिछले 15 साल से इस डाक बंगले की चौकीदारी के साथ साथ यहाँ आने वाले साहब लोगों की इसी तरह खिदमात अंजाम दे रहा था और अब काफी हद तक इन साहिबों के मिजाज से आशना हो चुका था। शेरू ने चटकती लकड़ियों पर नजरें जमाते हुए कहा, सुबह होने पर ही हालात का सही अंदाजा किया जा सकेगा। उसके श्रीनगर वाले साथी ने कहा, हाँ, उसके बाद ही अब कोई मंसूबाबंदी होगी। मेरे ख्याल से हम लोगों को जल्द से जल्द जम्मू की तरफ निकलना चाहिए। दोनों लेटने के इरादे से कमरे की दीवार के साथ जमीन पर बिछे अपने बिस्तरों की तरफ चल दिए। बाकी गार्ड्स दूसरे कमरों में मौजूद थे। किसी मुमकिन शरारत को शेरू ने नजरअंदाज नहीं किया था और हवालदार गुलाम मोहम्मद के जेर कमान 10 जवान उस डाक बंगले के गिरदा गिर्द बारी बारी पहरे पर मौजूद थे। उसने खुद को तो अश्वनी कुमार के सामने हिंदू जाहिर कर दिया था, लेकिन अश्वनी कुमार को यह इल्म था कि बाकी तमाम होम गार्ड्स मुसलमान हैं। यहाँ ये तासुर आम पाया जाता था कि शेख अब्दुल्ला अपनी सियासी ताकत बढ़ाने के लिए होम गार्ड्स में मुसलमानों की तादाद बढ़ाता जा रहा है और उस बेचारे के मंसूबा अमन में भी मुतासिब हिंदुओं ने कीड़े निकालने शुरू कर दिए थे। सारी रात शेरू पूंछ के मरगजारों में जोहरा का ताकुब करता रहा था। कभी वो सेबों से भरे दरख्तों की झुकी हुई डालियों से, कभी किसी शोरीदा सर नदी की लहरों के दोष पर और कभी उस गारनुमा ठिकाने पर पहुंच जाता जहां वो उन लोगों को छोड़ कर आया था। हर जगह हर मोड़ पर जोहरा को उसने अपना मुंतजर पाया। आखिर इस लंबी और सर्द रात का खातिमा एक धुंध और कोहरे से लिपटे दिन पर हुआ। गार्ड्स नाश्ता तैयार कर रहे थे। उन दोनों को मकामी पुलिस हुक्काम से मुलाकात करना और अपने हेड ऑफिस को रिपोर्ट करना था। कुछ यही अज़्म लेकर वो डाक बंगले से बाहर निकले थे। उनका रुख बटोट के उस वाहिद होटल की तरफ था जिसके मुसलमान मालिक को कत्ल करके यहाँ महाजिर सिखों ने कब्जा जमा रखा था। अभी दोनों बंगले की हुदूद में ही थे कि रात वाला चौकीदार उन्हें अपनी समत आता दिखाई दिया। उसने एक फौजी कंबल अपने जिस्म पर अच्छी तरह लपेट कर खुद को सर्दी से बचाने का खातिर खा बंदोबस्त कर रखा था। शेरू ने आंखों ही आंखों में अपने साथी को पुरसुकून रहने की हिदायत की। चौकीदार ने हाथ बांध कर दांत निकालते हुए कहा, जय हिंद महाराज जी। शेरू ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर जमाई, बोला, कैसे हो? वो बोला, कृपा है भगवान की महाराज जी, एक खबर सुनाने आया हूँ। अभी अभी एक आदमी पहुंचा है भदरवा से। अरे मैं भी क्या बेवकूफ हूँ, पहुंचा तो वो महाराज जी रात को था, मुझे अभी मिला है। उधर जो कंपनी है ना होम गार्ड्स की, उसने अपने प्लेटून कमांडर को मार डाला है। उसने बड़ी मक्कारी से आंख दबाई और बोला, बेचारा हिंदू था ना, ये साले मुसलमान एतबार के काबिल नहीं है। ऐसे वाकयात तो होम गार्ड्स में अक्सर होते रहते हैं। यहाँ तमाम खबरें पहुंच जाती हैं। जो कुश्तवाड़ा से वहां पहुंचे और उन्होंने रातों रात मुसलमानों का वो हशर किया कि बस सालों को छट्टी का दूध याद आ गया होगा। कुछ माल उधर भी पहुंचा है महाराज जी, एकदम गर्मा गर्म माल, कहिए तो आज ही। उसने दोबारा अपनी आंख दबाई, फिर बोला, उधर सोनी लॉज पर जो गार्ड इंचार्ज है ना, पुलिस का हवलदार भोपित रॉय, पक्का यार है अपना, बस आपका इशारा करने की देर है महाराज। शेरू ने कहा, अच्छा, अपने काम से काम रखो और ज्यादा बातें न करो। उसने वहां से आगे बढ़ जाने का इरादा किया। उसने महसूस किया था कि उसके साथी के सब्र का पैमाना अब छलकने को है। उसने जाते जाते फिक्रा उनकी समत उछाला, बोला, एक बात है सरकार, इन मुसलमानों से ज्यादा होशियार रहिएगा होम गार्ड्स वालों से। और वो जय हिंद कहकर आगे बढ़ गया। सोनी लॉज के करीब से गुजरते हुए दोनों के कलेजे गम और गुस्से की शिद्दत से फटे जा रहे थे, लेकिन अभी कुछ करने का वक्त नहीं था। शेरू को नबी खान का वो जुमला अच्छी तरह याद था कि तुम्हारा एक गलत कदम न सिर्फ इन लोगों को मरवा देगा, बल्कि तहरीक भी अपने इब्तदाई मराहिल में जबरदस्त सानहे से दो चार हो जाएगी, और जाने हम ये झटका भी बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं। दोनों सोनी लॉज के करीब से बगैर आवाज पैदा किए गुजर गए थे और उनका रुख अब उस होटल की तरफ था जिसे मकामी लोग रेफ्यूजी होटल कहते थे। उनकी आमद से पहले आमद की खबर होटल में पहुंच चुकी थी। तभी तो वो मोटा सा सिख सरदार जो सामने काउंटर के एक कोने में फौज के एक गद्दे पर आलती पालती मारे बैठा था, उन्हें देखते ही लपका और उन तक जा पहुंचा। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। आया नू, हमारे तो भाग जाग उठे, कीड़ी के घर नारायण आ गए महाराज। शेरू के साथी ने उसकी मजीद बकवास से बचने के लिए जान छुड़ाते हुए कहा, चाय के साथ जो कुछ भी तुम्हारे पास है ले आओ। उसने वहां मौजूद एक लड़के को आवाज दी, ओए निक्के। काउंटर के पीछे से एक सर नमूदार हुआ, आया बापूजी। थोड़ी ही देर में चाय और पूरियां उनकी मेज पर मौजूद थी। इस दौरान मोटा सिख मुसलसल उनका दिमाग चाटता रहा।
बोला उधर मुजफ्फराबाद में अपना होटल था जी, लेकिन ऐसा नहीं, वाहे गुरु की कृपा से उससे 3 गुना बड़ा होटल मिल गया। वाह मालिका, तेरी लीला भी न्याजी है। सुनते हैं जी कि इसका मालिक कोई अनवर शाह था, उसे बलवाइयों ने मार डाला। बड़े जालिम लोग हैं जी ये डोगरे। वो अपनी तरंग में कह तो गया, लेकिन फौरन ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर बोला क्या करें जी, वो भी मजबूर हैं बेचारे। उधर पठानों ने भी तो उनके साथ बुरा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी महाराज जी। एक रात में 7,000 डोगरे तो उन्होंने बारामूला में मार दिए थे। वो न जाने क्या क्या बकता रहा। दोनों के कान तो उसकी गुफ्तगू पर ही लगे थे, लेकिन जहन कहीं और अटका हुआ था। मोटे सरदार की गुफ्तगू का सिलसिला 2 फौजियों की आमद पर टूटा। दोनों एक साथ लड़खड़ाते हुए अंदर दाखिल हुए थे। साफ दिखाई दे रहा था कि उन्होंने नशा कर रखा है। सरदार आहिस्ता से बड़बड़ाता हुआ उठकर काउंटर की तरफ बढ़ा। बोला कमबख्त सुबह सुबह ही आन मरे, वाहे गुरु सतगुरु नानक तेरी ओट। उसने जाप शुरू कर दिया। उनमें से एक लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, ओए मोटे, क्या है तेरे पास? उसने जान छुड़ाना चाहिए, बोला अभी लाता हूँ महाराज। लेकिन वो तो उसकी जान को आ गए थे। ओए मुए, वो साला हांजी लोग किधर है जिनके पास नरम और गर्म माल होता है? कश्मीर का हांजी लोग तो इधर महाराष्ट्र में बहुत मशहूर है। मरटा हवालदार की आवाज नशे से लड़खड़ाने लगी। फिर न जाने उन्हें क्या हुआ, शेरू पर नजर डालते ही वो नॉर्मल हो गए। शायद उन्हें हिदायत ही ऐसी दी गई थी। मोटा सरदार दोबारा उनके नजदीक आकर बैठ गया। उसने वहीं बैठे बैठे लड़के को आवाज दी, ओए कहाँ मर गया है ओए? फौरन गर्म पूरियां निकाल साहब लोगों के लिए, और ताजा पत्ती की चाय बना कर ला। लड़का दोबारा काउंटर के पीछे गायब हो गया। लाया सरदार जी। सरदार बोला, महाराज जी ये जो साला अश्वनी कुमार है ना, ये सब उसी का किया धरा है। बड़ा बदमाश आदमी है। उसने तो महाजरों की नाक में दम कर रखा है, और होम गार्ड्स वालों का तो दुश्मन है। उसे हर मुसलमान पर शक रहता है कि वो डोगरों के खिलाफ है। पहले तो हमारे पीछे भी काफी देर तक लगा रहा। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है हमने। शेरू ने कहा, अच्छा सरदार जी हम चलते हैं, डरने की कोई बात नहीं। उधर डाक बंगले में हम लोग रहते हैं, कोई बात हो तो चले आना। प्रताप ठाकुर नाम है मेरा, और वो जो अश्वनी कुमार है ना, उससे तो मैं निमट लूंगा। शेरू ने सरदार के नाना करने के बावजूद उसे बिल अदा किया और दोनों बाहर निकल आए। होटल के बाहर धुंध और सूरज की तवील लड़ाई अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी और फजा में धुंध गायब हो गई थी। उनके चारों तरफ सब्जे पर शबनम के कतरे अभी भी फिसलते हुए कश्मीर की बदबख्ती पर आंसू बहा रहे थे। कच्चे रास्ते पर बिछे दरख्तों के शबनम में भीगे पत्तों पर चलते हुए जब वो डाक बंगले में पहुंचे तो उनके फौजी बूट पानी से भीगे हुए थे। सोनी लॉज के करीब से गुजरते हुए नामहसूस तौर पर उनकी रफ्तार तेज हो गई। दरवाजे के बाहर हवालदार भूपत रॉय एक चारपाई पर बैठा ठाठ से अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। उन्हें उस तरफ आते देखकर वो हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। उसका हाथ बेख्तियार माथे तक सलाम करने के लिए उठ गया, लेकिन दोनों उसकी तरफ देखे बगैर आगे बढ़ गए। सजावल की हालत मुसलसल और भरपूर तशद्दुद से इस काबिल नहीं रही थी कि वो अपने कदमों पर खड़ा भी रह सके। ये तो उसकी मजबूत कुव्वत इरादी थी जिसने किसी कमजोरी को उसके नजदीक न फटकने दिया, और किसी न किसी तरह 2-4 रोज में ही वो अपने पांव पर न सिर्फ खड़ा रहने बल्कि चलने के काबिल भी हो गया। मेजर राम सिंह की मौत की खबर ने उसे खुशी की बजाय मायूस कर दिया था। सजावल ने कसम खाई थी कि वो खुद मूजी को अपने हाथों उस भयानक अंजाम तक पहुंचाएगा, और वो अब अपनी कसम का कफ्फारा अदा करना चाहता था। मगर देखते ही देखते हालात ने इतनी तेजी से पलटा खाया कि सजावल और उसके साथी सिवाय बेबसी से तमाशा देखने के और कोई कारनामा अंजाम न दे सके। पूंछ की जागीर का दारुल हुकूमत यही पूंछ शहर था, जिसकी 3,82,000 मुस्लिम और 39,000 गैर मुस्लिम आबादी जिंदगी और मौत का मार्का लड़ रही थी। इस शहर की खुसूसी जंगी अहमियत के पेश नजर फौज को सख्ती से हुक्म दिया गया था कि वो अपने मोर्चों से 1 इंच भी पीछे न हटे। कोहाला और आजाद पतन से दुश्मन को रगेदते हुए मुजाहिदीन ने उसे पूंछ में महसूर कर दिया था। दूसरी तरफ वो लोग सालिम हवेली और मेंढर की तहसीलों से गुजरते राजवाड़ी तक आ गए थे। दुश्मन के लिए पूंछ शहर की हैसियत इख्तियार कर चुका था। ये शहर कट जाती, लेकिन अपनों की स्याहकारियां रंग लाईं और एक शानदार फतह का मौका जानबूझकर हाथ से निकल जाने दिया गया। ये कश्मीर की तारीख हुर्रियत का वो अंदोहनाक बाब था जिस पर माजी की गर्द गहरी होती जा रही है, लेकिन जिसमें छुपे अलमनाक सवालों के जवाब मौरिख को इसलिए भी मयस्सर ना सके कि यहाँ कातिल भी अपने थे और मकतूल भी। रियासती फौज पूंछ में महसूर जब भारतीय सुरमाओं की मदद पर कान और आंखें लगाए बैठी थी, उन दिनों आजाद कश्मीर 1st ब्रिगेड की नंबर 6 बटालियन के एक कंपनी कमांडर अमीर मोहम्मद खान, जो रावलाकोट से अपना घर बार लौटाकर यहाँ पहुंचे थे, प्लान के मुताबिक अपने 100 जवानों के साथ अपनी जानें हथेली पर रखकर रात के अंधेरे से फायदा उठाकर शहर में दाखिल हो गए। उन्हें शहर में चारों तरफ फैलकर दुश्मन पर शबखून मारना था। अंग्रेज फौज के साबिक सूबेदार और मिलिट्री क्रॉस याफ्ता गाजी अमीर मोहम्मद खान ने अपना फर्ज जी जान से निभाया और वो दुश्मन पर बेखबरी में टूट पड़े। उनकी तादाद दुश्मन के मुकाबले में बहुत ही कम थी,
और असलहा तो न होने के बराबर था। लेकिन कश्मीर के अर्जुमंद बेटे आज मर जाने या मार देने का अज़्म लेकर आए थे। 2 घंटे तक उन्होंने जिंदगी और मौत का मार्का लड़ा। मंसूबा अधूरा रहा। दूसरी तरफ से अब्दुल कय्यूम खान ने, जिन्हें मंसूबे के मुताबिक शहर पर बाहर से चारों तरफ से हमला करना था, हमला न किया। इसमें क्या मसलहत थी? हमला मुलतवी क्यों किया गया, जबकि शहर पूंछ की फतह बमुश्किल घंटे 1.5 घंटे की बात थी? इस सवाल का जवाब न तो मुजाहिद अव्वल के पास था, न ही तारीख के पास। गाजी आमिर खान अपने दर्जनों जवानों को शहीद करवाने के बाद अलग सुबह लाशों और जख्मियों को कंधों पर उठाए वापस आ गए, क्योंकि अब शहर के अंदर लड़ना सिवाय हराम मौत मरने के और कोई मानी नहीं रखता था। शहर के अंदर मौजूद मुजाहिदीन अपनी मामूली राइफलों और एक आध ब्रेन गन के साथ दुश्मन पर स्नाइपिंग या फिर इक्का दुक्का मामूली नौयत के शबखून मारने के अलावा और कुछ करने की पोजीशन में नहीं थे। गाजी आमिर खान के दलेराना हमले की नाकामी के फौरन ही बाद कश्मीर और भारत के इल्हाक के तहत भारतीय फौजें सारे कश्मीर में फैल गईं। पूंछ में मौजूद लैंडिंग ग्राउंड पर भारतीय फौजियों से भरे जहाज उतरते और चढ़ते रहे। मामूली राइफलें उनका क्या बिगाड़ सकती थीं? पूंछ के बाहर मुजाहिदीन का मुहासरा अब खासा सख्त हो गया था। लेकिन एक रोज जब जख्मियों और बीमारों को शहर से बाहर निकालने के बहाने थोड़ी देर की फायरबंदी अमल में आई, तो ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह के जेर कमान भारतीय फौज का पूरा ब्रिगेड बड़ी होशियारी से शहर में दाखिल हो गया और मुहासरे पर मौजूद कश्मीरी फौज इस तमाशे से महसूस होती रही। भारतीय ब्रिगेड के शहर में दाखिल होते ही वहां का नक्शा बदल गया। उन लोगों ने शहर के चारों अतराफ जबरदस्त मोर्चा बंदियां करके शहर को अब नाकाबिल तस्खीर किले में तब्दील कर दिया था। आमिर खान ने अपने सामने मौजूद पांचों को मुखातिब किया। हालात तुम्हारे सामने हैं दोस्तों। नबी खान ने आखिरी हिदायत यही भेजी हैं कि हम अपनी स्वाबदीद के मुताबिक कोई फैसला कर लें। हमारे लिए श्रीनगर और वहां से फिर जम्मू तक जाने का बंदोबस्त भी हो चुका है। अब मैं मामला तुम पर छोड़ता हूँ। सजावल ने कहा, यह आखिरी ज़रब जरूर लगानी होगी आमिर खान। उसकी कही बात के पीछे कार फरमा मुज़मिरात का आमिर खान को अंदाजा था। फिर भी उसने एक कमांडर होने की हैसियत से अपने बाकी साथियों की तरफ इस्तफहामिया नजरों से देखा। वहां मौजूद हर शख्स आतिश फिशां पहाड़ की तरह किसी भी लम्हे फट जाने को तैयार था। फिर ऐसे गनीमत मौके से फायदा न उठाना उनके नजदीक कुफरान नेमत के मुतरादिफ था। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग एक हदफ मुंतखब करने में कामयाब हो चुके थे। अब वो इस पर आपस में बहस कर रहे थे। उनका इंतखाब दरियाए पूंछ के किनारे दुश्मन का एक कैंप था, जहां महफूज बंकरों से वो लोग मुजाहिदीन पर दिन रात आग बरसाया करते थे। जमीन पर एक कागज बिछाकर आमिर खान ने माहिर जर्नैलों की तरह उस पर लकीरें खींचकर उन लोगों को उस मोर्चे के गिरदा गिर्द मौजूद रुकावटों और मुश्किलात से आगाह किया। उन्होंने ममदू गुज्जर को ये ड्यूटी सौंपी थी कि वो कल रात को उस इलाके में रैकी करके दुश्मन की पोजीशनों का एक मरतबा फिर करीब से जायजा ले ले, ताकि वहां अमल में आई किसी भी मुमकिन तब्दीली से वो लोग आगाह हो सकें और जरूरत के मुताबिक अपने प्लान में तब्दीली भी कर सकें। दूसरे रोज फिर रात गए वो लोग इकट्ठे हो गए। ममदू गुज्जर के सामने वही नक्शा फैला हुआ था और वो अंदाजे से पहली लकीरों से कुछ मुख्तलिफ लकीरें खींच रहा था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों का एक मरकजी नुक्ता बहरहाल था। उसने आमिर खान के कंधे पर हाथ रख कर जोशीले अंदाज में कहा, यह है वो मोर्चा जहां उन लोगों ने मीडियम गन हाल में ही नस्ब की है। आमिर खान बोला, हैरत है, खच्चर बातरी वाले यहाँ तक गन लेकर कैसे पहुंच गए होंगे? मुझे तो कोई रास्ता ऊपर जाने का नजर नहीं आ रहा। ममदू गुज्जर बोला, एक जगह मैंने ऐसी तलाश कर ली है आमिर खान, जहां से हम दूरबीन के जरिए उस बंकर का बखूबी जायजा ले सकते हैं। आमिर खान बोला, ठीक है, हम सुबह उसे देख लेंगे। तुम लोग क्या यहाँ के रहने वाले हो? इस दफा उसके मुखातिब वो 2 नौवारिद थे जो इससे पहले इस मुहिम में उसके साथ हिस्सा ले चुके थे। अपनी तंजीम के उसूल के मुताबिक उसने अभी तक तारुफ हासिल नहीं किया था। आज उनकी तीसरी मुलाकात थी। आमिर खान शायद ये बात दरियाफ्त न करता, लेकिन इंसान की फितरी कमजोरी आड़े आई कि वो अपने हमकार के मुतालिक उमूमन मुतजस्सिस रहता है। उनमें से एक ने मुख्तसर जवाब दिया, मैं पलंदरी से आया हूँ, ये यहाँ का मकामी है। आमिर खान को उसके जवाब ने एहसास दिलाया कि उसको उन दोनों से ये सवाल नहीं करना चाहिए था। उसने दोनों को मुतमईन करने के लिए कहा, असल में मैं ये चाहता हूँ कि तुम में से एक हमारे साथ जाए जो इस इलाके की वाकफियत रखता हो। यहाँ हमारे इस मुख्तसर से ठिकाने की हिफाजत के लिए भी किसी न किसी का रहना जरूरी है। फिर हम में से कोई एक तो बच जाए जो हमारे अहवाल की खबर नबी खान को पहुंचा सके। वो रात उन्होंने इकट्ठे ही बारी बारी पहरा देकर अपने ठिकाने पर गुजारी। अलसुब जब शहर के किसी कोने से अजान की आवाज बुलंद हुई तो सजावल, आमिर खान और ममदू गुज्जर दोनों साथियों को वहीं छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। ताकतवर शीशों की एक दूरबीन आमिर खान ने अपने गले में लटकाकर उस पर कंबल ओढ़ रखा था। उसके दोनों साथियों की स्टेन गन्नें भी उसी तरह उनके जिस्मों से चिपकी हुई थीं। उनके मतलूबा मकाम तक पहुंचने तक जहां से उन्होंने बंकर का नजारा करना था, सूरज नहीं निकला था, लेकिन परिंदों की मिलीजुली आवाजें इक्का दुक्का फायरों की आवाजों के दरमियान अपना राग मुसलसल अलाप रही थीं। तीनों यखबस्ता पत्थरों पर चलते उस जगह पर पहुंचे थे। पहाड़ों की सरबफलक चोटियां नीले आसमान पर फैलती
एक पुरस्कार सर्द रोशनी में अब उनके सामने नुमायां हो रही थी। तीनों दमसाधे एक नोकीली चट्टान से चिपके बैठे थे। इस महफूज पनाहगाह के गिरदा गिर्द दूर दूर तक फौजी मोर्चों का जाल फैला हुआ था। सिर्फ वही रास्ता महफूज था जिस पर वो ममदू गुज्जर की सरबराही में ही सफर करते हुए आए थे। उसे गुजरगाह का नाम देना तो गलत था। वो तो पत्थरों और ऊंचे नीचे टीलों में चक्कर लगाते यहाँ तक पहुंचे थे। सर्दी और माहौल पर फैली पुरस्कारियत के मिले जुले एहसास ने उन्हें दम साध कर चुप बैठे रहने पर मजबूर कर दिया। दम तोड़ते अंधेर में सजावल ने आंखें फाड़ फाड़ कर हद नजर तक जायजा लिया तो वो ममदू गुज्जर को दिल ही दिल में दाद दिए बगैर न रह सका कि उसने दुश्मन के मोर्चों के ऐन दरमियान ऐसी जगह ढूंढ निकाली थी जहां किसी भी सर्च टावर का ध्यान ही नहीं जा सकता था। देखते ही देखते सूरज की पहली किरण चटकी और खुशबू की तरह उनके एहसास की गहराइयों में रच गई। वादी जन्नत नजीर ने घोर अंधेरों का स्याह गिलाफ उतार फेंका। यहाँ दुश्मन के बीचों बीच बैठे उन तीनों सरफरोशों ने जैसे अपनी जिंदगियों पर पड़े खोल को भी उतार कर एक तरफ रख दिया। उन सब ने नई जिंदगी की नई सुबह को सर्द हवा के लम्स और दमकते सूरज की लहू रंग किरणों के बोसे के साथ खुशामदीद कहा। उनके देखते ही देखते सिलसिला हाय कोह पर फैली किरणों के सर्द शोले भड़क कर अब लतीफ हवा के बर्फीले झोंकों में तब्दील होना शुरू हो गए थे। सामने का मंजर नुमायां होने लगा था। उनके सामने वाली पहाड़ी सड़क पर एक जीप नमूदार हुई। ये सड़क तंग दर्रे के बीचों बीच लहराती बल खाती हुई चलती थी। जीप कभी ऊंची चोटी पर चढ़ती कभी ढलवानों से लुढ़कती नजर आ रही थी। देखते ही देखते ये चोटियां कश्मीर के बहादुर सपूतों की अजमत की तरह बुलंद से बुलंदतर होती चली जा रही थी। पहाड़ी सड़क का खड वाला उस्तरे की धार की तरह तेज और बारीक किनारा उन्हें साफ दिखाई दे रहा था। जीप एक खतरनाक मोड़ पर उनकी नजरों के सामने से ओझल होकर पहाड़ी के पेट में उतर गई। आमिर खान ने अपनी गोद में रखी दूरबीन के शीशों को अपनी चादर के एक कोने से साफ किया और दूरबीन आंखों पर जमा ली। उसकी आंखों के ऐन सामने पस्ता कद सी एक पहाड़ी नुमायां होने लगी जो वादी के ऐन दरमियान में शर्कन गरबन फैलकर एक फसील की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। ये पहाड़ी देवहैकल इफरीतों के दरमियान एक पस्त कद बोने की मानंद दिखाई दे रही थी। आमिर खान ने दूरबीन का मास्क दुरुस्त किया तो उसकी चोटी पर निगाह ठहरी जिसकी हर तफसील उसे अपने हाथ की लकीरों की तरह वाज़े और अलग अलग दिखाई दे रही थी। छज्जेदार चट्टान का एक एक जाविया, एक एक ढलान, पत्थरों की एक एक तेज धार नोक और चट्टानों के गिरदा गिर्द फैली घनी झाड़ियों का एक एक पत्ता उसके सामने था। झाड़ियों का यह सिलसिला पहाड़ी के वस्त से शुरू होकर उसकी चोटी से थोड़ा पहले ही खत्म हो गया था। चोटी से जरा नीचे संगलाख चट्टानों की ढलानें थीं जिन पर से आमिर खान की नजरें फिसल जाती थीं। स्याह नुकीली चट्टानों के नंगे किनारों, उमूदी ढलानों और कांटेदार झाड़ियों से उलझती डगमगाती उसकी नजरों को बिलाखिर चोटी के एक कोने से मीडियम गन बाहर को झांकती नजर आई। उसने दूरबीन आंखों से अलग करके ममदू गुज्जर से पूछा, ये लोग यहाँ तक पहुंचे कैसे और राशन और एमुनिशन यहाँ तक कैसे पहुंचाते हैं? ममदू गुज्जर ने उसकी तरफ देखे बगैर सामने पहाड़ी पर नजरें जमाते हुए कहा, आमिर खान दूरबीन को शुमाल और मशरिक के मरकज में रख कर देखो। सूरज अब पहाड़ी चोटी के सर पर चमकने लगा। आमिर खान ने कदरे रुख बदल कर दूरबीन को सेट किया तो उसकी नजरें तेज किरणों में नंगी होती हुई उस उमूदी चट्टान से टकराईं जिसकी बगल में एक पतली सी लकीर फूटती नजर आई। सूरज की रोशनी में चट्टानों की मुहीब और स्याह उरियानी उसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर उनके इरादों का मजाक उड़ाती नजर आई। उस चोटी पर लगी गन को तबाह करना फौजी लिहाज से कतई नामुमकिन था। आमिर खान को उलझन सी होने लगी, फिर ये उलझन गुस्से में बदल गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने ऐसा सोचा ही क्यों। उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा, मैं तुम्हारा जोम खाक में मिला दूंगा। कल सुबह जब सूरज तुम्हारे सरों पर खुदा का अजाब बनकर तुलू होगा तो ये सामने का मंजर बदल चुका होगा। तब इस महफूज बंकर के परखचे इसमें मौजूद यमराजों और उनके आतशी हथियारों समेत उड़ चुके होंगे। दोनों साथियों ने चौंक कर आमिर खान की तरफ देखा। दूरबीन उसकी आंखों से अलग हो चुकी थी और उसके चेहरे पर आंखों की जगह दो अंगारे दहकते हुए नजर आ रहे थे। ये ख्याल इतना लज्जत अंगेज था कि आमिर खान को अपनी रग रग में तमानियत का एक समंदर हिलकोरे लेता महसूस हुआ। उस पर नशे किसी कैफियत तारी होने लगी।